घोटकी के नवाही गांव मोरी चाख दवाला में नजमा दश्त इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही है। एसएसपी घोटकी के नोटिस लेने के बावजूद बासर अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। नजमा दश्ती ने वजीर आला सिंध और मीर खालिद अहमद खान से इंसाफ के लिए अपील कर दी। नजमा दश्ती का क्या कहना था, देखते हैं इस वीडियो पैगाम में। जी बताइए, आपके साथ क्या हुआ और आप कहाँ की रहायशी? जी मेरा नाम नजमा बलोच है। मैं मोरी चाख दवाला से रहने वाली हूँ और मेरे शौहर का नाम कादिर बश्क था और उनसे मेरा एक बेटा भी है। उसके बाद जब वज़ीर अहमद दश्ती ने मुझे बहुत ज़्यादा घर में, मैं उनके साथ ही रहती थी उनके फैमिली मेम्बर की तरह, लेकिन जब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया तो मैं वहाँ से अपने शौहर के साथ ट्रैवल करके सखर आई अपनी बहन। वज़ीर अहमद दश्ती कौन है? जी मेरे बहनों ही हैं वो। जी फिर मैं ट्रैवल करके सखर आई थी, फिर मैं सखर में रहने लगी। फिर उसके बाद मैं इनकी शिकायत लेकर आरपी ऑफिस भी गई थी, लेकिन वहाँ पर रुखसाना मंगी साहिबा ने जो है हम लोगों की सुलह वगैरह करवाई। मैं फिर वापस दोबारा नूर इलाई के घर में ही रहती थी, लेकिन फिर वहाँ पर फिर इन लोगों ने, जब मेरे शौहर वापस गए घर पर अपने, ज़मीन वगैरह जो थी वो ज़ाहिर सी बात है वो कारोबार तो नहीं करते थे, ना ही उनके पास कोई जॉब वगैरह थी, तो वो अपनी ज़मीन जो थी 1-1.5 एकड़ तकरीबन थी, तो वो बेचने के लिए जब वहाँ पर गए घर पर, तो उनके ऊपर जो है वज़ीर अहमद दश्ती ने हमला करवाया अपने बेटे आसिफ के थ्रू। उसके बाद फिर वो यही शिकायत दोबारा लेकर आरपी ऑफिस में आए। फिर उन्होंने आरपी ऑफिस में आके इस बात की शिकायत की है, तो आरपी ऑफिस ने इंक्वायरी जो थी घोटकी एसएसपी के पास भेज दी थी। फिर वहाँ पर ये मसला दोबारा से इन लोगों का हल हुआ और इस चीज़ में जो मेरे बड़े देवर जो हैं शबीर अहमद दश्ती, वो मेरे शौहर के साथ ही थे कादिर बश्क के। फिर उसके बाद इन लोगों ने उस मसले को वहाँ पर ख़त्म किया। फिर उसके बाद ये मेरे शौहर जो थे मेरे साथ सखर में ही रहते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुझसे रब्ता मेरे शौहर ने ख़त्म कर दिया। फिर मैंने अपने बड़े देवर से शिकायत की कि भाई ये मुझसे रब्ता नहीं कर रहे, ना ख़र्चा वगैरह दे रहे हैं। तो फिर मेरे देवर जो थे उन्होंने इन्हें बुलवाया और इन्हें शायद जो भी इनकी आपस में गुफ्तगू शुनीद हुई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे कहा कि भाई आपने अपनी बीवी को रखना है या नहीं, तो इन्होंने शायद इनकार किया, पता नहीं क्या। फिर मेरे जो बड़े देवर हैं उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब आप जो है खुला ले सकती हो, मेरी तरफ से आपको परमिशन है। फिर नूर इलाही ने ख़ुद वकील भी किया और मुझे सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट में वकील करके दिया और मैं वहाँ पर गई हूँ। फिर मैंने वहाँ पर तकरीबन 4 महीने मैंने धक्के खाए, लेकिन मेरे शौहर तो क्या, मेरा बेटा तो क्या, कोई भी इनके घर में से मुझसे मिलने या इस मौजू पर बात करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया। फिर उसके बाद भाई जब ये बात ख़त्म हो गई, मेरी खुला हो गई, तो जिस दिन मेरी खुला हुई है उसी दिन वज़ीर अहमद दश्ती ने मेरे ऊपर ये सियाहकारी का इल्ज़ाम नूर इलाही दश्ती के साथ लगाया, जिस पर मेरे बड़े देवर ने अपने बेटे के पास फ़ोन किया और कहा कि अपनी चाची, जो कि तुम्हारी पहले चाची थी, मेरे साहब का चाची हैं, उन्हें घर से आप निकाल दें, वज़ीर अहमद जो है आपके ऊपर कारोकारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो नूर इलाही ने तेश में आकर रसूल बख्श दश्ती जो कि मोरी चाख का रहने वाला है उसके पास फ़ोन किया और उनसे कहा कि भाई आप वज़ीर अहमद को जाकर समझाएं। यार मोहम्मद का बेटा असलम, उसके पास भी नूर इलाही ने फ़ोन किया था। फिर उसके बाद इन लोगों का आपस में घर में काफ़ी झगड़ा हुआ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन फिर उसके सेम 10 दिन बाद यही वज़ीर अहमद फिर मुझे मंसूर अहमद के साथ सियाहकारी का इल्ज़ाम लगाकर इन लोगों ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम रखा। लेकिन इस इल्ज़ाम में इन लोगों ने सरदार मीर चाकर को अपने साथ शामिल किया, यानी कि इस गेम में पहले जो नूर इलाही के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था उसमें सरदार मीर चाकर को इत्तला नहीं थी, लेकिन जब मंसूर के साथ मुझे सियाहकारी का इल्ज़ाम इन्होंने मेरे ऊपर लगाया, उस वक्त इन लोगों ने सरदार मीर चाकर को भी इन्वॉल्व किया है अपने साथ। इसका ये मतलब है कि आपको सियाहकारी का 2 मरतबा इल्ज़ाम दिया? जी, ये दूसरी मरतबा है। जी, ये दूसरी मरतबा है। और अब तो मुझ पर यानी कि इतना इन लोगों ने ज़ोर रखा हुआ है बिरादरी में, इन्होंने मंसूर अहमद दश्ती की जो ज़मीनें थी उन पर भी कब्ज़ा किया हुआ है, नाजायज़ तंग कर रहे हैं। कभी पहले इन लोगों ने अगवा का मुकदमा किया, फिर उसके बाद इन लोगों ने जो है ना दोबारा मैंने काफ़ी इंक्वायरीज़ करवाई हैं, इंक्वायरियों में भी आई हूँ, हर जगह मैं इनके धक्के खाते फिर ये 7वां-8वां महीना है मुझे, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई कहीं से भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने मुझे रिलीफ दिया, उन्होंने इस केस को ख़त्म किया। फिर मैं सेशन कोर्ट में आई हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पर भी मुझे उन्होंने रिलीफ दिया, लेकिन मुझे पुलिस की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा इस टाइम। पुलिस जी एसएसपी घोटकी ने नोटिस लिया जी, इसका उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मुझे इस टाइम।
आपका फाइनली मुतालबा क्या है कि आपको इंसाफ किस तरह दिया जाए? मुझे और आप क्या इंसाफ चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है इसी तरह मिलेगा कि सरदार मीर चाकर के ऊपर भी एफ़आईआर की जाए, वज़ीर अहमद दश्ती के ऊपर भी एफ़आईआर की जाए, क्योंकि ये वहाँ पर तो मुझे लिख कर देंगे, लेकिन मुझे पता है ये बाहर आकर इस चीज़ से दोबारा इनकारी होंगे और मुझे इनसे जान का ख़तरा है। यानी आप ये समझती हैं कि अगर इंक्वायरी में आप सुलह कर लेती इनके साथ, उसके बाद भी आपका मर्डर करेंगे ये? ज़ाहिर सी बात है, ये तो आप सबको इलाके के जितने भी लोग हैं इस वक्त कोई भी मेरे साथ नहीं होगा और ना ही कोई गवाही देगा। जो भी गवाही देता है अभी रिसेंटली मेरे जो कज़न हैं वो मेरे साथ यहाँ पर एसएसपी ऑफिस में आए और उनके साथ एक और भी मेरे एक रिश्तेदार है, अब्दुल रशीद नाम है, तो वो भी मेरे साथ थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने देखा तो अभी इन्होंने रिसेंटली उबाड़ो में मेरे ऊपर केस किया है, उसमें उन दोनों का नाम दे दिया। तो अब मुझे आप बताएं, आप खुद फैसला करें कि इस तरह जब जो भी मेरे साथ खड़ा होगा ये उनका नाम देंगे तो मेरे साथ कौन आएगा? सबसे ज़्यादा आपको किससे खतरा? मुझे वज़ीर अहमद दश्ती से सबसे ज़्यादा ख़तरा और सरदार मीर चाकर से। दोनों से? हाँ, क्योंकि सरदार मीर चाकर की सरपंची में ये फ़ैसला हुआ, तो सरदार मीर चाकर जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है, बिरादरी पर दबाव दिए हुए हैं इस वक्त। अच्छा ये बताइएगा कि ये जिसके साथ आपको स्याहकारी का इल्ज़ाम दिया गया, मंसूर अहमद दस्ती के साथ, उसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ था या उनका क्या ताल्लुक़ था? ये मैटर कैसे उठा? जी, मंसूर अहमद दश्ती जो हैं वो उनकी दोस्ती थी आसिफ़ के साथ और उन्होंने वज़ीर अहमद ने जो है उनसे, ज़ाहिर सी बात है उनका कोई कारोबार वग़ैरह तो नहीं थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप ना आसिफ़ को कोई कारोबार के लिए पैसों कुछ अच्छी खासी रकम की उनको ज़रूरत थी। तो उन लोगों ने उस रकम की वजह से तकरीबन 10 लाख रुपए थे जो उन्होंने उनसे लिए कि भाई हम लोग आसिफ़ को कोई काम करवा कर देंगे। तो फिर जब मंसूर ने उनसे अपने वो पैसे वापस मांगे तो बस उसी वजह से उन लोगों ने इस बात को अपनी अना का मसला बनाया और इसी चीज़ को बीच में लेकर आकर उन्होंने स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाया। अच्छा ये बताएं कि अभी आपका मैरिड स्टेटस क्या है? यानी आपकी अभी तलाक हुई है, आप निकाह में हैं किसी के में या तलाक़ याफ्ता हैं? और जी नहीं, मैं अभी तलाक याफ्ता हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड से आपने खुला लिए या उन्होंने तलाक दिया? जी मैंने ख़ुद खुला लिए, क्योंकि वो काम वगैरह कुछ भी नहीं करते थे, इसलिए फिर मेरे देवर ने ही ये मुझे सजेशन दी थी कि आप इनसे खुला ले सकती हैं। देवर का क्या? शबीर अहमद दश्ती ने। शबीर अहमद दश्ती ने आपको सजेशन दी थी? जी जी, खुला ले लें इनसे। जी ये सारा वाक़या जब यहाँ से आप गईं तो कहाँ पे गईं? और जी मैं सखर गई थी अपने बहनोई नूर लाई के घर पर, क्योंकि मेरे तो अम्मी अब्बू हैं नहीं और कोई भाई भी नहीं है, तो इसलिए फिर मैं अपनी बहन के साथ रही थी। क्योंकि आज तक कादिर भाई दश्ती की तरफ से मुझे सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, ये सबको मालूम है, वहाँ पर उनके घर वालों को भी मालूम है, सबको। अच्छा ये बताइएगा कि ये वज़ीर अहमद कौन है? जी ये मेरे बहनोई हैं और सबसे ज़्यादा मसला इन्हीं को है, क्योंकि ये मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहते थे। मेरे इनकार की सूरत पे ये इतने तेज़ पाव हो रहे हैं और इतने चराग पाव होकर मुझसे इतनी यानी कि ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा ये जो स्याहकारी का आप पे इल्ज़ाम लगा है, जी ये आपके निकाह होने से पहले हुआ या आप तलाक़ याफ्ता? जब मैंने तलाक़ लिए, जिस दिन मेरी 1 अक्टूबर को, यानी कि मुझे तलाक़ का हुक्म मिल चुका था अदालत की तरफ से, पेपर नहीं आए थे लेकिन मुझे तलाक़ का हुक्म मिल चुका था, तो उस पर उन लोगों ने पहले नूर इलाही दश्ती के ऊपर ये इल्ज़ाम रखा। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर को जब मुझे तलाक़ के पेपर मिल चुके थे, फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम जो है नूर इलाही से हटाकर इन लोगों ने जो है ना मंसूर अहमद दश्ती के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। अच्छा ये जो जब जिरगा पेश हुआ तो उसमें कौन कौन शामिल थे और किन ने फतवा लगाया कि आप कारी स्याह का इल्ज़ाम लगाया गया आपके ऊपर? जी ये जब जिरगा वहाँ पर इन लोगों ने किया है, फ़ैसला था, जिरगा नहीं था, यूँ समझें कि ये लोग धमकी देने आए थे। सरदार और नूर हसन दश्ती और बहुत सारे वडेरे थे, उनके साथ मिलकर ये लोग वहाँ पर धमकी देने आए थे। इनके साथ और भी बहुत सारे मुरीशा के जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग हैं वो सब इनके साथ थे। जी भाई, ये लोग जब वहाँ पर फ़ैसला कर रहे थे तो किसी बच्चे ने शायद कोई वीडियो वायरल कर दी थी उसी फ़ैसले की,
तो आप यकीन करें मुझे इंतहाई दुख हुआ इस बात का कि मैं एक तलाक़ याफ्ता औरत हूँ, तो ये मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम किस तरह लगा सकते हैं। क्योंकि ये कानून की हैसियत से और वैसे भी देखा जाए तो ये मैं एक तलाक़ याफ्ता औरत के ऊपर ये इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लेकिन सरदार ने अपने लोगों के साथ मिलकर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि मेरे जान के दुश्मन भी बन चुके हैं। और इस वक्त आप यकीन करें मैं दरबदरी की ज़िंदगी गुजारी हूँ। कभी मैं कहीं छुपती हूँ, कभी मैं कहीं जाती हूँ। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक तलाक़ याफ्ता औरत हूँ। मैं किसी के साथ भी रहूँ, मैं किसी के साथ भी शादी करूँ, मैं कहीं भी जाके रहूँ, इन लोगों का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों को इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। आपका फाइनल क्या मुतालबा है, आप क्या डिमांड करती हैं कि किस तरह का इंसाफ आपके साथ किया जाए सिंध हुकूमत की तरफ से? मैं सीएम मुराद अली शाह साहब से और मैं ख़ास तौर पर अपने हलके के एमएनए जो हैं मीर खालिद अहमद ख़ान लुंड से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि खुदारा ऐसे ज़ालिम लोगों का साथ ना दें। वज़ीर अहमद जो हैं इनकी कैटेगरी का इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह का इंसान है। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों का साथ देने के बजाय मैं एक गरीब औरत हूँ, मज़लूम औरत हूँ, इस वक्त मुझे इन लोगों के साथ की ज़रूरत है। ये मेरा साथ दें, ना कि बल्कि वज़ीर अहमद का साथ दें। मेरा ये मुतालबा है कि वज़ीर अहमद को और सरदार मीर चकर के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। अगर ये मुतालबात आपके नहीं मानते तो आप फाइनल डिसीजन क्या लेंगी? फिर मैं SSP ऑफ़िस के सामने ख़ुद को आग लगाऊँगी।